यूनिफाइड पेंशन स्कीम को लेकर वित्त मंत्रालय ने जारी किया गजट नोटिफिकेशन। 40 लाख के आसपास सरकारी कर्मचारियों के लिए महत्वपूर्ण जानकारी। जी हाँ दोस्तों, काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारी हमारे उन सभी दोस्तों के लिए जो कि नेशनल पेंशन सिस्टम यानी कि एनपीएस में कवर्ड हैं, उन सभी के लिए। जैसे कि पिछले साल केंद्र सरकार ने ये फैसला लिया था कि सरकारी कर्मचारियों को एक गारंटीकृत पेंशन योजना का लाभ देने के लिए केंद्र सरकार के द्वारा यूनिफाइड पेंशन स्कीम को लागू किया जाएगा। तो इसको लेकर आज 25 जनवरी 2025 को गजट नोटिफिकेशन वित्त मंत्रालय के वित्तीय सेवाएं विभाग के द्वारा जारी कर दिया गया है, जो कि आपके सामने है। ये महत्वपूर्ण जानकारी हमारे सभी केंद्रीय कर्मचारियों के लिए। तो इस गजट नोटिफिकेशन के बारे में पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में दी जाएगी, तो बने रहे इस वीडियो के लास्ट तक। जानकारी आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सभी से हमारी एक रिक्वेस्ट है कि कर्मचारियों और पेंशन भोगी से जुड़ी हुई हर एक फायदेमंद जानकारी सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर प्रेस कर सकते हैं। तो यहाँ पर कहा गया है कि केंद्र सरकार ने यह फैसला लिया है कि राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अंतर्गत कवर होने वाले केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अंतर्गत एक विकल्प के रूप में एकीकृत पेंशन योजना शुरू करने का फैसला लिया है। तो अब एनपीएस में कवर्ड सरकारी कर्मचारियों को एक और नया विकल्प मिल गया है कि वो यूनिफाइड पेंशन स्कीम का भी विकल्प चुन सकते हैं। एकीकृत पेंशन योजना के अंतर्गत केंद्र सरकार के ऐसे कर्मचारियों को कवर किया जाएगा जो कि राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अंतर्गत आते हैं, और जो राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अंतर्गत इस विकल्प को चुनते हैं तो उन कर्मचारियों को एकीकृत पेंशन योजना यानी कि यूपीएस के तहत कवर किया जाएगा। तो कर्मचारियों को इसका ऑप्शन चुनना होगा, एक विकल्प के रूप में उन्हें इसके चुनना होगा, तभी जाकर उन्हें इसका फ़ायदा मिलेगा। तो इस स्कीम का फ़ायदा लेने के लिए पात्रता क्या रहेगी वो भी यहाँ पर बताया गया है। तो यदि कर्मचारी को रिटायरमेंट के समय पर एक सुनिश्चित पेंशन का भुगतान चाहिए तो कर्मचारियों को निम्नलिखित शर्तों को पूरा करना होगा। पहली शर्त यहाँ पर कि यदि कोई कर्मचारी 10 वर्ष की अहर सेवा के पश्चात अधिवर्षता प्राप्त कर लेता है तो अधिवर्षता की तारीख से कर्मचारी को सुनिश्चित भुगतान दिया जाएगा। तो कम से कम 10 साल की क्वालिफाइंग सर्विस होने के बाद में यदि कर्मचारी सुपर एन्युएशन पर रिटायर होता है तो उसे सुपर एन्युएशन के बाद में इसका फ़ायदा दिया जाएगा। उसके बाद में दूसरी कंडीशन यहाँ पर कि FR 56J जो कि केंद्रीय सिविल सेवा वर्गीकरण नियंत्रण और अपील नियम 1965 के अंतर्गत कोई शास्ति नहीं है के प्रावधानों के अंतर्गत एक कर्मचारी को सेवानिवृत्त करने के मामले में सरकार द्वारा ऐसी सेवानिवृत्ति की तारीख से, तो ऐसे कर्मचारी जिनको कि FR 56J के तहत समय पूर्व सेवानिवृत्ति दे दी जाती है तो उस कर्मचारी को भी इसका फायदा दिया जा सकता है। तीसरी कंडीशन यहाँ पर कि 25 वर्ष की न्यूनतम क्वालिफाइंग सर्विस के बाद यदि कर्मचारी स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ले लेता है तो ऐसी सेवा अवधि अधिवर्षता तक जारी रहती है। तो उस तारीख से जब ऐसा कर्मचारी अधिवर्षता प्राप्त कर लेता है तो यहाँ पर वीआरएस के मामलों में इसका 25 साल की सर्विस होना जरूरी है। जरूरी होने के बावजूद जब सरकारी कर्मचारी सुपर एन्युएशन के तौर पर भी यदि सेवानिवृत्त होता है तो उस तारीख से इस कर्मचारी को एक निश्चित पेंशन की गारंटी दी जाएगी। तो यहाँ पर ये 3 कंडीशन है। इसके अलावा ये भी बताया गया है कि सेवा से हटाने या बर्खास्तगी या कर्मचारी के इस्तीफे के मामले में सुनिश्चित भुगतान उपलब्ध नहीं होगा। ऐसे मामलों में एकीकृत पेंशन योजना का विकल्प लागू नहीं होगा। तो यदि कोई कर्मचारी को नौकरी से निकाल दिया जाता है, उसे बर्खास्त कर दिया जाता है या फिर कर्मचारी खुद इस्तीफा दे देता है, नौकरी छोड़ देता है, तो ऐसे मामलों में यूनिफाइड पेंशन स्कीम का लाभ कर्मचारी को नहीं दिया जाएगा। उसके बाद में कि इस योजना के अंतर्गत कौन कौन से लाभ कर्मचारी को दिए जाएंगे, तो इस योजना के अंतर्गत सुनिश्चित भुगतान इस अधिसूचना में उल्लिखित अन्य शर्तों के अधीन निम्नानुसार होगा। तो यहाँ पर सबसे बड़ा फायदा ये है कि इस योजना के तहत कर्मचारी को एक निश्चित पेंशन दी जाएगी। उसके अलावा कर्मचारी को जो भी एप्लीकेबल महंगाई भत्ता और महंगाई राहत है वो भी साथ में दिया जाएगा। लेकिन कुछ शर्तें यहाँ पर कर्मचारी को पूरी करनी होंगी जो कि इस प्रकार हैं। तो पूर्ण सुनिश्चित भुगतान की दर सेवानिवृत्ति के तुरंत पहले 12 महीने के औसत मूल्य की वेतन की 50% होगी। पूर्ण सुनिश्चित भुगतान न्यूनतम 25 वर्ष की क्वालिफाइंग
सर्व सेवा के बाद में देय होगी। तो कम से कम 25 साल की यहाँ पर कर्मचारी को क्वालिफाइंग सर्विस करना होगा, उसके बाद में इसका फ़ायदा मिलेगा। और जो मिनिमम गारंटीड पेंशन यहाँ पर है वो 12 महीने का मासिक औसत वेतन और उसका 50% है वो कर्मचारी को सुनिश्चित भुगतान के रूप में दिया जाएगा। इसके अलावा कम क्वालिफाइंग सेवा अवधि के मामलों में अनुपातिक भुगतान स्वीकार्य होगा। तो यदि कर्मचारी की क्वालिफाइंग सेवा 25 साल की नहीं है तो उसे अंतिम वेतन का 50% पेंशन नहीं दिया जाएगा, उसे अनुपातिक रूप से कम कर दिया जाएगा। 10 साल या उससे अधिक की क्वालिफाइंग सर्विस के पश्चात सेवानिवृत्त होने पर प्रति महीने 10,000 रुपये या न्यूनतम गारंटेड युक्त भुगतान सुनिश्चित किया जाएगा। तो यदि कर्मचारी 10 साल से तो ज़्यादा हो जाता है और 25 साल से यदि उसकी सर्विस कम रहती है तो ऐसे मामलों में कम से कम उसे 10,000 रुपये न्यूनतम पेंशन दी जाएगी और बाकी की जो सर्विस है यदि उसके हिसाब से उसे अनुपातिक रूप से कम किया जाएगा तो जो पेंशन होगी वो उसे यहाँ पर दी जाएगी, लेकिन कम से कम 10,000 रुपये न्यूनतम पेंशन इस स्कीम के तहत कर्मचारी को दी जाएगी। तो न्यूनतम 25 वर्ष की क्वालिफाइंग सर्विस के पश्चात स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के मामलों में सुनिश्चित भुगतान उस तारीख से शुरू होगा जिस तारीख को कर्मचारी सेवा में जारी रहते हुए अधिवर्षता प्राप्त कर लेता है। तो यदि कोई कर्मचारी 25 साल की क्वालिफाइंग सर्विस के बाद में भी VRS यानी कि वॉलंटरी रिटायरमेंट ले लेता है तो ऐसे मामलों में भी गारंटीड पेंशन का फ़ायदा उस तारीख से दिया जाएगा जिस तारीख को कर्मचारी 60 साल की उम्र प्राप्त करने के बाद में सेवा से सेवानिवृत्त होता है, उस तारीख से ही गारंटीड पेंशन का फ़ायदा दिया जाएगा। उससे पहले UPS के तहत कर्मचारी को गारंटीड पेंशन नहीं दी जाएगी। अधिवर्षता के पश्चात भुगतान धारक की मृत्यु के मामलों में उसकी मृत्यु के तत्काल पूर्व भुगतान धारक को स्वीकार्य भुगतान का 60% कानूनी रूप से विवाहित पति पत्नी को दिया जाएगा। तो यदि कर्मचारी की मृत्यु हो जाती है तो यहाँ पर जो उसको पेंशन दी जा रही है उसका 60% फैमिली पेंशन के रूप में उसके जो भी स्पाउस हैं उसको दिया जाएगा। इसके अलावा महंगाई राहत, सुनिश्चित भुगतान और पारिवारिक भुगतान जैसा भी मामला हो दोनों पर उपलब्ध होगा। तो फैमिली पेंशन और जो गारंटीड पेंशन भुगतान है उन दोनों पर ही महंगाई राहत दी जाएगी। महंगाई राहत की गणना सेवारत कर्मचारियों पर लागू महंगाई भत्ते की तरह ही की जाएगी। महंगाई राहत केवल भुगतान शुरू होने पर ही देय होगी, तो उससे पहले भुगतान यानी कि महंगाई राहत नहीं दिया जाएगा। क्वालिफाइंग सर्विस के प्रत्येक पूर्ण 6 महीने के लिए मासिक परिलब्धियों इसमें मूल वेतन प्लस महंगाई भत्ते की 10% की दर से अधिवर्षता पर एक मुश्त भुगतान की अनुमति भी दी जाएगी। यह एक मुश्त भुगतान सुनिश्चित भुगतान की मात्रा को प्रभावित नहीं करेगा। तो यहाँ पर कर्मचारी को जो लमसम भुगतान है वो भी इस स्कीम के तहत किया जाएगा। एकीकृत पेंशन योजना विकल्प के अंतर्गत कॉर्पस 2 निधियों को मिलाकर बनेगा जिसमें कॉर्पस बना जाएगा। तो जो कॉर्पस है उसमें कर्मचारी की अंशदान और उसी के बराबर केंद्र सरकार का अंशदान भी एक व्यक्तिगत कॉर्पस फंड में जमा किया जाएगा। इसके अलावा केंद्र सरकार का एक अतिरिक्त कॉर्पस फंड होगा जिसमें केवल केंद्र सरकार का अंशदान ही जमा किया जाएगा। तो कर्मचारियों का अंशदान कितना रहेगा वो भी यहाँ पर बताया गया कि कर्मचारी का मूल वेतन प्लस महंगाई भत्ता उसका 10% यहाँ पर कर्मचारी का कॉन्ट्रीब्यूशन होगा। इसके बराबर ही केंद्र सरकार भी इसमें योगदान करेगी, यानी कि केंद्र सरकार भी कर्मचारी के बेसिक पे प्लस महंगाई भत्ते का 10% ही इसमें योगदान करेगी। मौजूदा समय में केंद्र सरकार 14% अपना योगदान करती है और कर्मचारी का योगदान 10% ही रहता है। लेकिन UPS में ऐसा नहीं होगा। UPS में केंद्र सरकार का जो कॉन्ट्रीब्यूशन है वो भी 10% रहेगा और कर्मचारी का कॉन्ट्रीब्यूशन है वो भी 10% रहेगा। तो यहाँ पर कर्मचारी का जो NPS अकाउंट है उसमें 4% पैसा कम जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर जो एक्स्ट्रा सरकार के द्वारा योगदान दिया जाएगा 8.5%, जो कि कर्मचारी का मूल वेतन प्लस महंगाई भत्ता रहेगा, उसे केंद्र सरकार अलग कॉर्पस में जमा करेगी और इस पैसे का भुगतान कर्मचारी को एक सुनिश्चित भुगतान तय करने में यूज किया जाएगा सरकार के द्वारा। मान लीजिए कि यदि कर्मचारी का जो भी कॉर्पस है उससे 50% पेंशन नहीं मिलती है तो जो 8.5% अलग एक कॉर्पस है उसका इस्तेमाल इसमें किया जाएगा।
कर्मचारी केवल व्यक्तिगत कॉर्पस के लिए ही निवेश के विकल्पों को अपना सकते हैं। ऐसे निवेश विकल्पों का पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण द्वारा विनियमित किया जाएगा। पीएफआरडीए द्वारा समय समय पर निवेश का डिफॉल्ट पैटर्न परिभाषित किया जा सकता है। यदि कोई कर्मचारी व्यक्तिगत कॉर्पस में निवेश के विकल्प का प्रयोग नहीं करता है तो निवेश का डिफॉल्ट पैटर्न ही लागू रहेगा। केंद्र सरकार के अतिरिक्त अनुदान के माध्यम से निर्मित पूल कॉर्पस के लिए निवेश संबंधी निर्णय का पूरा अधिकार केंद्र सरकार का होगा, यानी कि जो 8.5% जो कॉर्पस है उस पर पूरा अधिकार सरकार का होगा। सरकार कहाँ ऐसे निवेश करेगी वो सरकार निश्चित करेगी। इसके अलावा जो कर्मचारी का पर्सनल PAN नंबर है उसमें जो भी पैसा जमा किया जाता है सरकार के द्वारा 10% और कर्मचारी के द्वारा 10%, इस पर पूरा अधिकार कर्मचारी का होगा। कर्मचारी ये सुनिश्चित कर सकेगा कि उसे ये पैसा कहाँ लगाना है। यदि कर्मचारी ऑप्शन नहीं चुनता है तो PFRD का जो डिफ़ॉल्ट पैटर्न है वही इसके लिए लागू रहेगा। इसके अलावा ऐसे कर्मचारी जो कि एकीकृत पेंशन योजना के परिचालन की तारीख से पूर्व सेवानिवृत्त हो चुके हैं और जो एकीकृत पेंशन योजना के विकल्प को चुनते हैं, PFRDA टॉपअप राशि उपलब्ध कराने के लिए एक तंत्र का निर्धारण करेगा। तो ऐसे कर्मचारी जो कि इससे पहले रिटायर हो चुके हैं, यानी कि इस नोटिफिकेशन से पहले रिटायर हो चुके हैं, उन कर्मचारियों को भी ये मौका दिया जाएगा कि वो ये जो UPS है वो भी चुन सकते हैं या फिर वो NPS में भी बने रह सकते हैं। इसके अलावा ये भी बताया गया यहाँ पर कि UPS पेंशन योजना के विकल्प के परिचालन में आने की प्रभावी तारीख को NPS के अंतर्गत केंद्र सरकार के विद्यमान कर्मचारियों के साथ साथ केंद्र सरकार के भावी कर्मचारी NPS के अंतर्गत या तो एकीकृत पेंशन योजना के विकल्प का चयन कर सकते हैं या एकीकृत पेंशन योजना के विकल्प के बिना राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली में बने रह सकते हैं। यदि कोई कर्मचारी UPS के विकल्प का चयन करता है तो उसके सभी निर्धारण एवं शर्तों को अपनाया गया माना जाएगा और एक बार चुने जाने के बाद ये अंतिम होगा। तो कर्मचारियों के पास में ये ऑप्शन होगा कि वो या तो NPS में बने रहना चाहते हैं या फिर वो UPS में बने रहना चाहते हैं। तो जो ऑप्शन उनको अच्छा लगे वो चुन सकते हैं, लेकिन एक बार जो ऑप्शन चुन लिया कर्मचारी ने वो ऑप्शन अंतिम होगा, उसमें बदलाव फिलहाल करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। तो एक बार राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अंतर्गत कवर किए गए कर्मचारी जो UPS का विकल्प चुनते हैं, एकीकृत पेंशन योजना का विकल्प का उपयोग करते हैं, तो कर्मचारी स्थायी सेवानिवृत्ति खाता संख्या में राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली कॉर्पस बकाया को एकीकृत पेंशन योजना के अंतर्गत कर्मचारी के व्यक्तिगत कॉर्पस में अंतरित कर दिया जाएगा। तो अब कर्मचारी जैसे ही UPS चुनता है तो जो NPS में उसका पैसा है उसे UPS अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। तो यहाँ पर ये काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारी सभी कर्मचारियों के लिए, और इस नोटिफिकेशन के बारे में अगली जो जानकारी है कि कैसे निवेश करना है, कहाँ निवेश करना है, उसके बारे में आपको आगे आने वाले वीडियोज में बताया जाएगा। तो इसके लिए हम हमारे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर प्रेस करें। और दोस्तों इसके अलावा सरकारी कर्मचारियों के लिए सबसे बेहतर पेंशन योजना के बारे में आपकी क्या राय है वो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही।